बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबके। चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू है, जो है चैप्टर का नेम गैसेस है और टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है अभी वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जो मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है, फिर एक इक्वेशन देती है, वेलोसिटी के बारे में बताती है और टेम्परेचर का क्या बिहेवियर हो सकता है मॉलिक्यूल्स पे वो बताती है और मॉलिक्यूल्स के नेचर्स के बारे में जो है वो बताती होती है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब जो है वो चैनल किया है तो बहुत बहुत जो है वो आपका शुक्रिया। और वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक बड़ा अहम है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन जो है इन्होंने 1859 में एक थ्योरी जो है वो मैथमेटिकल थ्योरी जो है वो डेवलप की थी ताकि बिहेवियर ऑफ गैसेस को जो है वो एक्सप्लेन कर सके और इसकी मदद से जो है वो गैस लॉज को एक्सप्लेन किया जा सके। तो इसकी जो बेस थी, इट इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रीपेक्चुअल जो है वो मोशन होती है इनकी, कि ये जो बेस करती है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस करती है कि हर गैस जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है जिनकी एक रैंडम मोशन होती है, बेतरतीबी मोशन होती है, और वो आपस में टकराने के बाद जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो हैंस दिस थ्योरी इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी और सिंपली द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस वजह से हम इसको जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कहते होते हैं। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये थ्योरी जो है वो वर्क करती है। सबसे पहला पॉइंट है कि अ गैस कंसिस्ट ऑफ extremely small discrete particles called molecule dispersed throughout the container। कि हर गैस जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल जो कि डिस्क्रीट से मुराद ये होते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट हो, कहने का मतलब ये कि उनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन ना हो एट नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो हर गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जो कि कंटेनर में जो है वो थ्रू आउट जो है वो फैले हुए होते हैं। तो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। कि अब आप मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं, एक या दो मॉलिक्यूल को ले ले, 10 मॉलिक्यूल को ले ले, 20 मॉलिक्यूल्स को ले ले, तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो कंटेनर के मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है। असल में इसकी वजह ये होती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एवरेज एक निकाली जाती है कि एक गैस के मॉलिक्यूल का जितना साइज होता है ना वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से अपने साइज से 300 गुना दूर होता है। फर्ज करो कि अगर एक मॉलिक्यूल का जो है वो साइज 1 सेंटीमीटर है ना, तो उसके जो करीब तरीन मॉलिक्यूल होगा ना वो भी 300 सेंटीमीटर दूर होगा। ये जस्ट बताने के लिए, 1 सेंटीमीटर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल का होता नहीं है साइज, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो किसी भी जो जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टोटल कंटेनर के मुकाबले में जो है वो नेग्लिजिबल होता है। यूं समझ ले कि जैसे एक बहुत बड़ा हॉल हो और उस हॉल में हम चंद चेयर्स रख दें तो हम कह सकते हैं कि जो है वो हॉल खाली है, क्योंकि कुछ जो चेयर्स हैं ज़्यादातर जो एरिया होता है वो खाली होता है। जैसे अब हमारा रूम है, यहाँ पे हम चारपाई या बेड पड़ा होता है और पूरा कमरा आप देखते हैं कि बेड जो है वो एक तरफ और पूरा कमरा जो है वो ऑलमोस्ट खाली होता है ऊपर से। ठीक है, तो हम कह सकते होते हैं इसी तरह गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिस जगह पर हैं तो बाकी एरिया खाली होता है। बेशक उन्होंने सारी जगह पे फैलना होता है लेकिन वो सारा वॉल्यूम जो है वो गेन नहीं करते। आप प्रेशर इंक्रीज करके जो है वो, जैसा कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में ये बातें बताई जा चुकी हैं कि प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा खाली जगह होती हैं। तो द मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन गैस आर आइडेंटिकल एंड हैव सेम मास। अब एक अगर आपने गैस लिया, फर्ज करो आपने H2 गैस ली है ना, तो सारी गैस को जो है वो आप H2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सारे मॉलिक्यूल एक जैसे और उन सब का मास जो है वो सब का बराबर होता है। अगर आपने एक किस्म की गैस ली है, अगर आपने दो किस्म की गैसेज ली हैं तो फिर उनका मास उस हिसाब से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर गैस का मॉलिक्यूल जो होता है वो आइडेंटिकल होता है। O2 ऑक्सीजन गैस आप सिलेंडर में लेते हैं तो सारी की सारी ऑक्सीजन गैस जो है वो आइडेंटिकल एक जैसी होगी। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन विद हाई वेलोसिटीज। कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर वक्त जो है वो हरकत में है। कौन सी? रैंडम मोशन, इसको कहते हैं बेतरतीबी मोशन। बेतरतीबी मोशन क्या होती है? ये एक ऐसी मोशन होती है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल की तरतीब नहीं होती। जैसा कि आप देखें तो वो तितली की जो है वो परवाज देख ले,
कि तितली कैसे फ्लाई करती होती है, ठीक है, बटरफ्लाई। तो वो रैंडम मोशन होती, कभी इधर को कभी उधर को, कभी जो है वो ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, जो है इसी तरह गैसेस के मालिक्यूल जो है वो हरकत करते हैं। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? कि दे मूव इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड चेंज डायरेक्शन ऑन कोलिजन। कि अब एक मालिक्यूल है ना, वो चलता बिल्कुल सीधा ही है, जा रहा होता है, लेकिन आगे दूसरे मालिक्यूल के साथ टकरा कर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और यूं उनकी मोशन जो है वो रैंडम हो जाती है, ठीक है। यानी कि एक मालिक्यूल जाता है दूसरे मालिक्यूल से टकराता है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, ऊपर की जानब जाएगा या नीचे की जानब जाएगा। हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि वो किसी भी जानब जा सकता है। अब एक मालिक्यूल से टकराया, फर्ज करो वो राइट साइड पे चला गया, अगले मालिक्यूल के साथ टकराया वो लेफ्ट साइड पे चला गया, उससे अगले मालिक्यूल के साथ टकराया तो यूं कह ले कि वो ऊपर की जानब मूव जो है वो कर गया। तो इस तरह आप उनकी कोलिजन की वजह से जो चेंज इन डायरेक्शन आता है, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोलिजन विद अदर मालिक्यूल और द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये दोनों दूसरे मालिक्यूल के साथ और जो सिलेंडर, जिस सिलेंडर में हमने ये लिया हुआ उसकी दीवारों के साथ भी ये टकरा सकते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, के जो मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट वांडर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल का मैंने अभी डिस्टेंस बताया कि वो अपने साइज से 300 गुना दूर होते हैं एक दूसरे से। तो हम कह सकते हैं कि उनके दरमियान जो है वो किसी किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स के लिए मालिक्यूल्स को पास आना चाहिए, और गैसेस के मालिक्यूल नॉर्मल कंडीशन पर जो है वो एक दूसरे के पास नहीं होते। दस द गैस मालिक्यूल कैन मूव फ्रीली एंड इनडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो ये मालिक्यूल जो है वो एक दूसरे से फ्रीली मूव करते हैं, और यानी कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। अगर एक मालिक्यूल मूव कर रहा है तो उसका दूसरे के साथ किसी किस्म की अपनी मूवमेंट को लेकर कोई भी बात नहीं होती। तो ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, हर कोलिजन जो है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन ऐसी होती है कि जिसमें किसी किस्म की जो है वो काइनेटिक एनर्जी का लूज नहीं होता। मतलब ये कि जिस मालिक्यूल एक फोर्स से दूसरे मालिक्यूल के साथ टकराता है तो बेशक अपनी कुछ एनर्जी उसको दे सकता है, लेकिन साथ ही दूसरे लम्हे इसके साथ कोई और मालिक्यूल टकराएगा, वो अपनी एनर्जी थोड़ी सी उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ओवरऑल जो मालिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती होती है। हेंस देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग अ कोलिजन। एक कोलिजन के नतीजे में गैसेस के मॉलिक्यूल में किसी किस्म की जो काइनेटिक एनर्जी का लूज नहीं होता। तो द प्रेशर ऑफ द गैस इज काज्ड बाय द हिट्स रिकॉर्डेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब आप किसी गैस का जो है वो आप प्रेशर काउंट करते हैं ना, तो असल में वो प्रेशर क्या होती है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन हम वो प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अब ये तो नहीं होगा गैस का एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ टकराता है तो दूसरा मालिक्यूल हमारे पास आएगा कि ये हमें जो है वो मुझे इतनी फोर्स से जो है वो टकराया, और हम फिर प्रेशर काउंट कर सकेंगे। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है कि जो सिलेंडर, जिस कंटेनर में हमने गैस के मालिक्यूल्स को भरा होता है ना, तो हम उस कंटेनर के ऊपर लगने वाली गैसेस की फोर्स को जो है वो मेजर करते हैं, और उस फोर्स से फिर हम निकालते हैं कि इस गैस का जो है वो इस गैस का इतने मालिक्यूल्स हो या इतनी गैस हो तो ये इतना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² के ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि जो हमारे पास कोई गैस है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी गैस का, उतनी ज़्यादा जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये बात हमें बताती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो अभी बताता हूँ थोड़ी देर में क्या होती है, कि जो आप किसी मॉलिक्यूल की, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा जो है वो एक टेम्परेचर पर एक जैसी होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज ऑलमोस्ट नो इन्फ्लुएंस ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है गैसेस के ऊपर, किसकी? ग्रेविटी की, वो बिल्कुल जीरो होती है। कहने का मतलब ये है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटी की है वो बिल्कुल असर
नहीं करती होती। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि गैसेस जो हैं वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती होती। क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि गैसेस को जो है वो ज़मीन भी अट्रैक्ट कर लेती, जैसे कि दूसरी चीज़ों को हमें अट्रैक्ट करती है, कुछ सॉलिड चीज़ों को, लिक्विड को अट्रैक्ट करती है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो ज़मीन के बिल्कुल साथ होते हैं। तो यूँ फिर हमें जो है वो सांस लेने तक दिक्कत होती है, हमारे प्रोसेस जो है वो डेली के वो ना चल पाते। तो अब इसके साथ काइनेटिक गैस इक्वेशन है, कीपिंग इन द व्यू द बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्लाजियस था जिसने जो है वो प्रेशर के लिए जो है ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आपको वैसे बता देता हूँ मैं कि क्लाजियस ने जो है वो फिर क्या किया कि एक काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो ड्राइव की, जिसमें उसने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने वॉल्यूम में हैं, ठीक है, उन सब को जो है वो कैलकुलेट किया। तो इक्वेशन पे आते हैं अब आप। तो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार भी इसको पढ़ सकते हैं और सी बार स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। वेयर पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और एन क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम वी, कि कितने वॉल्यूम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जो सी स्क्वायर बार है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो जो आइडिया है मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो सारे गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं खास टेम्परेचर पर उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जहन नशीर कर लीजिएगा, फर्ज करो हमारे पास 1 kg गैस है ना, तो 1 kg गैस में हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं होगी, कुछ की ज़्यादा होगी कुछ की कम होगी, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, कुछ की ज़्यादा, जिनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, और जिनकी कम काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो है वो थोड़ा सा कम स्पीड से मूव करते हैं। तो इस लिहाज से फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है मुख्तलिफ किस्म की वेलोसिटीज आ जाती हैं। एक आती है मीन वेलोसिटी, तो द एवरेज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ अ गैस एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी। कि एक खास टेम्परेचर पर सारे मॉलिक्यूल्स की आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। जितने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि इसको आप सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्ज करो आपके पास जो मॉलिक्यूल है N1 है, N2, N3, इसी तरह सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो N1 की वेलोसिटी है C1, N2 की वेलोसिटी है C2, तो टोटल कितनी वेलोसिटीज है हमारे पास, ओवर टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों के जो है वो आप रेशो निकाल लेते हैं, तो वो आपके पास जो है वो क्या आ जाती है, वो मीन वेलोसिटी आ जाती है। यानी कि जितनी वेलोसिटीज हैं उनको उनकी तादाद पे जो है वो डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो यूं जो है वो हमारे पास मीन वेलोसिटी निकल आती है कि सारी वेलोसिटियों को ऐड किया, टोटल सारे मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, जो सारी वेलोसिटीज की वैल्यू आएगी टोटल, जो जितने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो नंबर्स आएंगे, उन दोनों की रेशो जो है वो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी होती है। अब आगे आ जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज। अब क्या करना है, आपने स्क्वायर ले लेना है, जैसा कि ये पीछे देखे ना, तो सारी वेलोसिटी C1 C2 वैसे की वैसे है, लेकिन अब आपने क्या करना है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आपने स्क्वायर ले लेना है। ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी, सी बार स्क्वायर भी हो सकता है और सी स्क्वायर करके फिर भी बार, ये बिल्कुल सेम ही रहता है और ये कहलाता जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो अब आपने क्या करना है, जितनी वेलोसिटीज है उन सब का स्क्वायर ले लेना और उनके नंबर पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी। द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज, यानी कि हर वेलोसिटी का आपने स्क्वायर ले लेना है, ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल के, इन अ सैंपल ऑफ अ गैस एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी तरह अब रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, अब आपने जैसे पीछे स्क्वायर लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यानी कि ये अंडर रूट भी इसको पढ़ते हैं, इसको जजर पढ़ते हैं उर्दू। तो आपने क्या करना है, जो पीछे हमारे पास ये आई है ना मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका आपने सिर्फ अंडर रूट ले लेना है, जजर ले लेना है, तो हम उसको कहेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ mean of r square different velocities of all molecule in a sample of a gas at a particular temperature is called root mean square velocity। तो ये जो डिफरेंट किस्म की जो है वो वेलोसिटीज आप कैलकुलेट कर सकते होते हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल में डिफरेंट किस्म की वेलोसिटीज हो सकती है, तो उसी हिसाब से फिर हम क्या करते होते हैं, कैलकुलेशन करते होते हैं। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन के हिसाब से इसकी जो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आती है वो ये आती है कि सी रूट मीन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3RT/m।
अब यहाँ पे जो है वो CRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हायर द टेम्परेचर ऑफ द गैस ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ द गैस। अब देखें ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका जो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जज़ाकल्लाह, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट्स करके जो है वो ज़रूर जो है वो आप मुझे फीडबैक दीजिए।